कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भीषण कुमार की ये कविता हमने बार बार सुनी है। लेकिन ये पत्थर उछलेगा कौन? ये जब सवाल आता है तो कोई सामने नहीं आता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ परवाने होते हैं जो इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही एक रिपोर्टर है, जोशी जोसेफ, और उन्होंने जो किताब लिखी थी फिस्ट ऑफ कल्चर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विकी। यस सर। आपको पहले मैं बहुत बहुत प्यार से सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है और उसके लिए बहुत से एफर्ट लिए हैं। तो मैं थैंक यू। जानना चाहता हूँ सर, ये फीस्ट ऑफ कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट दैट यू वांट टू राइट फीस्ट ऑफ कल्चर? नितिन साहब, पहले धन्यवाद, आपने मेरा किताब मराठी में ट्रांसलेट किया। मैं किताब लिख रहा था, मुझे मालूम था कि इसमें से कोई पैसा आने वाला तो नहीं है, ज्यादातर लोगों में पहुंचना है। तो आपने जो मराठी का ट्रांसलेशन किया उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। देखो साहब, मैं तो कोई फिल्म वाला हीरो तो नहीं हूँ। जैसे आपने बोला, हम तो पत्रकार है। दिल्ली में आए हम तो 7 8 नौकरी बदल चुका है। और 5 साल पहले मैंने मेन स्ट्रीम छोड़ भी दिया। हर नौकरी छोड़ने के पीछे एक कारण ही था कि मेरा खबर पूरा सब खबरें छप नहीं रहा था, काफी सेंसरशिप हो रहा था। और सेंसरशिप बढ़ते गए, जैसे मैंने बड़े अखबार में किया और बढ़ गया। और पॉलिटिकल माहौल बदला 10 साल पहले और बढ़ते गया। तो मेरा किताब का पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि मैंने बोला कि इंडिया का जो असली कहानी जो मैं जानता हूँ, गरीब और अमीर सबका, वो कहानी मैं किसी सेंसरशिप का बिना लिखूंगा। और लिखने के बाद ये कोई पब्लिश करेगा तो करने दो, नहीं तो मैं खुद पब्लिश करूंगा। ये था मेरा मोटो। क्या? और मैंने उससे पहले क्या कि मैं एक बहुत बड़ा अखबार में था। उन दिनों मेरा खबर जब छपता नहीं था, जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड मीट करने के बाद, मैं उनको, मेरा एक फोल्डर था मेरे जीमेल में, उसका नाम था मोर्ग, मोर्चरी, यहाँ डेड बॉडी रखता है। उधर मैं ऐसे पैक करके रखता था। और मैं सोचा कि अरे ये सब खबर का पीछे जो जो खबर का पीछे वाला खबर है, और इस खबर का कॉम्प्लेक्सिटी और इसका जो इम्पैक्ट हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर है, वो लोगों को समझना चाहिए। देखो, आप और हम एकेडमिक बैठ के डायलॉग मारने से कोई फायदा नहीं। जनता को समझने वाला भाषा में कहानियों से सुनाना के लिए मैंने प्लान किया। तो मेरा उधर से फीस्ट ऑफ वर्चस का काम शुरू किया। कुछ 2008 9 में मैंने एकेडम के लिखना सोचा। बट बाय अराउंड 2011 12 मैंने उसको नैरेटिव नॉन फिक्शन मॉडल में किया। क्योंकि मैंने बोला कि इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैलेंज जो है, वो सिंपल कहानी का थ्रू लोगों को समझा सकती है। और लोग ना कहानी सुनना पसंद करता है। इसीलिए शायद मेरे किताब को इंग्लिश में और मलयालम और बाकी जो भी लैंग्वेज में है वे काफी अच्छा स्वीकार्यता मिला है। और आपने भी ट्रांसलेट किया। या मतलब आपके जो फीस्ट ऑफ कल्चर का जो स्ट्रेंथ है, वही ये है कि ये कहानी के रूप में आती है। पढ़ने वाला अपने को लगता है कि हम नॉवेल पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में वो पता चलता है कि नहीं, ये तो कुछ अलग बता रहा है राइटर अपने को। तो ये आपका बहुत स्ट्रेंथ है इसके लिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता तो आप जानते हैं कि आज आज दिन ब दिन स्तर बहुत ही उसका घटिया होता जा रहा है। लेकिन आप तो पत्रकारिता भी करते हैं, और उसमें भी स्टिंग जो आप करते हैं कि जड़ तक जाते हैं, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, सॉरी, एक शब्द आपने जो यूज किया, स्टिंग, में स्टिंग नहीं करता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, बट एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन करता या हूँ। या- देखो, जब मैं तो बहुत साधारण घर से हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे एजुकेशन दिया। मैं 10 11 साल में मैं सैनिक स्कूल के एंट्रेंस लिखा। मैं उस टाइम से गवर्नमेंट सब्सिडी और गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स का बेनिफिशियरी हूँ। और जब मैं बड़ा होके दिल्ली आया, मैंने सोचा सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा। बट मैंने कभी यूपीएससी की एग्जाम नहीं दिया। एक्सीडेंटली जर्नलिस्ट बन गया। जर्नलिस्ट बनने के बाद क्या होता है कि नितिन साहब, आप ना 20 21 साल में आप सीएम के आसपास बैठे रहते हैं, आप गवर्नमेंट का काफी करीब आ जाते हैं। हम्म। और उधर जो गड़बड़ हो रहा था वो मुझे और गुस्से वाला बना रहा था। मैं वैसे भी गुस्सा वाला हूँ, तो मुझे और गुस्सा हो रहा था कि ये क्या चीज हो रहा है। इसके इसको वो जो गुस्सा जो मेरा अंदर है, वो गुस्से से मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बन गया। मैंने बोला कि मैं जैसे एक बंदा जो गरीब गांव से आया हूँ, गरीब घर से, मुझे इधर तक आने के लिए चांस अच्छा गवर्नमेंट ने दिया, अच्छा वेलफेयर स्टेट ने दिया। वो वेलफेयर स्टेट हर बच्चे को मिलना चाहिए, हमारे बच्चे आने वाला।
तो मैं उस कारण से हो गया, शायद मैं थोड़ा फिल्मी साउंड कर रहे होंगे, बट वही मोटिव से मैंने यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म किया। आज तक वही बच्चा है, और कुछ फायदा नहीं हो। जैसे मेरा उम्र बढ़ रहा है, मेरा गुस्सा भी बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो हमारा डेमोक्रेसी के साथ जो कर रहे लोग, स्पेशली आजकल जो पिछले 7-8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया है, वो मेरे अंदर और गुस्सा बढ़ा रहे। और मैं और ताकत के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा हूँ। ये मत पूछो कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। नहीं, आपको वो किताब आएगा ही जो आप कर रहे हैं, उसके बाद में किताब तो आएगा ही, तो हम तो वेट भी करेंगे उसका। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े लोगों से पंगा लेते हैं, अगर अगर 1,000 करोड़ रुपए का आपके ऊपर डिफेमेशन का एक केस भी हो जाता है, तो उसके बारे में मुझे मुझे बताइए, कैसा लग रहा था उस टाइम? सर पंगा नहीं लेता हूँ मैं तो, ना कहानी सुनाता हूँ जो सच्चाई है। सच्चाई बोलने के लिए ना मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, राइट। ना किसी का परमिशन चाहिए। सच्चाई बोलने के लिए मेरे दिमाग में और दिल से ये लगना चाहिए कि मैं किसी के सामने गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। हम्म। ये बड़ा सच्चाई का बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। आजकल जो गोदी मीडिया वगैरह का चर्चा चल रहा है, इसमें कोई चर्चा का बात ही नहीं है। पत्रकार का काम और राइटर का काम एक ही है। आप जैसे एकेडमिक है, हम जैसे राइटर और जर्नलिस्ट है, हमारा काम बड़ा सिंपल है कि सच्चाई बोलना। वो सच्चाई किसका बारे में है? प्रधानमंत्री के बारे में है, या अंबानी के बारे में है, या अदानी के बारे में? इट डजेंट मैटर। उनका और हमारा एक ही सेम राइट्स है। ये रिपब्लिक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब पहले रेजोल्यूशन मूव किया था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि डेमोक्रेटिक इंडिया, उन्होंने बोला कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया होगी, हर बंदा इक्वल होंगे। तो सामने वाले कौन है, उसे उसका उसका सच बोलने के लिए इतना बड़ा हिम्मत का जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभार डर तो लगता है, वो ठीक है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है गेम का। बिल्कुल। बीइंग फैमिली मैन हो तो मतलब जायज ही, डर तो लगेगा ही, क्योंकि जो सर बड़े एंग्जाइटी तो होता है सर, दवाई भी ले रहा हूँ। लेकिन इसके लिए जो मोरल जो ये रहता है, अपने को जो ताकत रहती है, मोरल स्ट्रेंथ रहती है, तो आप वो आइडियल के रूप में क्या किसी को देखते हैं, या अपने खुद को के अपना मोरल बने हैं? सर ऐसे नहीं सर, हम सब कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं, और जैसे हमारा उम्र बढ़ता है ना, हम हमको और लोग इंस्पायर करता है। राइट। जैसे जब मैं बचपन में था, मैंने पहले जीसस क्राइस्ट में, मैं कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट का आइडियाज, गांधी जी का आइडियाज, और हम रामायण महाभारत वगैरह पढ़ते थे। तो उनसे जो भी आइडियाज, श्री कृष्ण का आइडियाज हो, श्री राम का आइडियाज, काफी आइडियाज हमको इन्फ्लुएंस करता था, हम बड़े होते रहे। और बड़े होके जवाहरलाल नेहरू का, अंबेडकर का, और लोगों का राइटिंग्स पढ़ना, और वेस्टर्न फिलोसोफर्स का। तो काफी चीज मुझे इन्फ्लुएंस करता रहता है। ऐसे नहीं कि एक चीज है, और हमारा इन्फ्लुएंस बदलता रहता है। एंड एक्चुअली क्या है कि uh, मुझे मानना है कि जो अच्छा इंटेलेक्चुअल होता है, अच्छा जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल होता है, उनका काम है कि उनको हर रोज इवोल्व होना चाहिए। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बट एवरी डे योर इंटेलिजेंस, योर थिंकिंग, योर एनालिसिस शुड कीप इवॉल्विंग, अदरवाइज यू विल बी स्टक समवेयर, और आप पुराना हो जाती है। आपको हर रोज नया होना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज नया चीज कुछ कोई ना कोई बोल रहे हैं। जैसे मेरा बिल्कुल। बेटी हो मेरे साथ, साथ मेरे मेरे वाइफ हो, मेरे कुलीग हो, तो आपको एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो मैं हर उम्र में वो स्टूडेंट बनना चाह रहा हूँ। उस स्टूडेंट का इंस्पिरेशन काफी काफी लोग हैं। जैसे मैंने बोला, गांधी जी से लेकर बुद्धा से लेकर काफी लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। और वो उन सबसे हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चर्च जाता हूँ, नहीं, मैं चर्च नहीं जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गांधी नो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिबर्टेरियन हूँ, नो। मैं सिर्फ, मेरा तो सिंपल आइडियोलॉजी है। और हम आइडियोलॉजी यही है कि जब तक हर बच्चे को सपने देखने का मौका है, और जब तक हर गरीब बिना डरे सो सकते हैं, हमारा लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए चलेंगे। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़ाई नहीं, ये मेरा जिम्मेवारी है, क्योंकि इसी स्टेट ने मुझे इधर तक पहुंचा दिया। तो फिस्ट कल्चर का शुरुआत भी होता है जहाँ पे मुर्दे भी सिक्योर्ड नहीं है अभी, डेड बॉडी भी सिक्योर्ड नहीं है। तो अगर किताब आती है, आर्टिकल आता है, तो उसका फिर समाज में हो जाता है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है मतलब? आज आज वो मुर्दे सुरक्षित है क्या? नहीं, आज भी सुरक्षित नहीं है वो। हमारा और बुरा हाल है। आज जो है, डेड बॉडी भी सुरक्षित नहीं, डेड बॉडी को भी वो सपना देखने से लोग मार रहे हैं, मतलब उसको भी चोरी कर रहे हैं। बट हर सोसाइटी का हालत होता है सर। आप जानते, आप लोग रैशनलिस्ट लोग, आप जानते हैं क्या बुरे हाल है हमारे देश का।
तो हमारा लड़ाई जारी रहेगी। बट एक चीज मैं बता सकती सर, जो मुझे ये सब लिखने में और आगे काम करने का जो इंस्पिरेशन करता है ना, उसमें क्या है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो यंगस्टर्स जो है वो सच्चाई समझता है और अच्छा काम करेंगे। और हम जब, आपको याद है हम जब हमारे 20s में थे, उससे ज्यादा स्मार्ट है आजकल का बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। हमको उसी में उम्मीद है, बाकी आजकल का नेता लोगों में किसी में हमारा कोई उम्मीद नहीं है। और इन लोगों ने देश को बर्बाद करके रखा है। ये डेमोक्रेसी नाम वास्ते हैं, और डेमोक्रेसी सिर्फ कुछ अमीर और पावरफुल लोगों के लिए है, और हम और आपके लिए भी नहीं। आज अभी कोई बंदा अंदर आके मुझे थप्पड़ मारेगा तो उसको केस फाइल करने पुलिस वाला भी नहीं मिलेगा इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अभी लोकशाही चल रही है वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोग उनको चला रही है, कुछ लोगों के लिए। जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी, लोगों का लोगों के लिए, अब कुछ लोगों का कुछ लोगों के लिए, ऐसा उसका डेफिनेशन हो गया है। मैं वे फिस्ट ऑफ विच में हम जब शुरुआत करते हैं तो एक थिंग पता चलती है कि यार मिडल मैन कुछ जगह पे जरूरी होता है। मतलब आपने जो अपना हृदय चक्का बंदा है, वो दिल्ली में आके बैठता है, तो उसका काम जो होता है वो मिडल मैन के साथ सहारे से ही होता है। तो उसको कैसे हम बात करेंगे उसके ऊपर? देखो ऐसा है कि ना, हमारा जैसे डेमोक्रेसी में इतना बड़ा देश, इतना बड़ा बहुत लोग है, इधर इधर पावर कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए, हमारे एमपी तक पहुंचने के लिए, हमारे एमएलए तक पहुंचने के लिए, क्या हमारे कॉर्पोरेट तक पहुंचने के लिए हमको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। वो हालत है हमारा, वो हम्म सच्चाई भी है। तो वो जो मिडिल मैन है हमारा सिस्टम को जरूरी है। विदाउट जो मिडिल मैन हमारा सिस्टम चलेगा नहीं। एक एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है कि हमारा गवर्नमेंट इतना करप्ट है, गवर्नमेंट मशीनरी हर लेवल पे इतना करप्ट है कि वो मशीनरी चलाने के लिए भी मिडिलमैन चाहिए। उसका जो हम्म लूब्रिकेंट होता है करप्शन, ब्राइब है। आपने 100 रुपये दे दिया, ट्रैफिक वाले ने बोले चलान नहीं काटेंगे, तुम चले जाओ, हैं। आपने हम्म 500 रुपये दे दिया, पुलिस वाले ने आपका पासपोर्ट वेरीफाई कर दिया। आपने 1000 रुपये दे दिया, किसी इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने का मौका दे दिया। आप 10 करोड़ रुपए दे दिए, कोई एमएलए को खरीद लिया। 50 करोड़ दे दिए, एमपी को खरीद लिया। तो हर चीज को रईत में आप सही कीमत पर पैसा देगा और सही बंदा को देगा, तो इस देश में सब कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर गवर्नमेंट तक सब बिक रहे हैं। बिकने के लिए हम्म। मार्केट पे है, हर चीज का मार्केट है इधर। जो फिस्ट ऑफ कल्चर है, जो उनकी फिस्ट बहुत जोर से चालू है। और ये मालूम था, आम आदमी को मालूम रहता है कि ये गिद्ध है, ये हम सबको लोकशाही को नोच के खा रहे हैं। लेकिन फिस्ट ऑफ कल्चर पढ़ते समय हमें बहुत से गिद्ध ऐसे जानकारी में हमारे इंफॉर्मेशन में आए कि जो अपने पहचान के, और उससे थोड़ी ज्यादा मायूसी बढ़ी। यार ये तो अपने पहचान के गिद्ध है सब, तो यही खा रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है कि पहचान वाला गिद्ध अच्छा है या कैसा? क्या करूं सर हमारे इस देश में, मेरा तो शहर में कोई दोस्त नहीं है, बहुत कम दोस्त लोग हैं। ये सब ऐसे ही जान पहचान है हमारे लिए। बट लिखना पड़ता है। लिखेंगे हम्म नहीं तो आगे जाके हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि पापा आप क्या कर रहे थे जब ये चोरी आपके आगे पीछे चल रहे थे, ये बदतमीजी चल रहे थे, ये लोग हमारा सपने के छीन रहे थे, आप क्यों चुप थे। वो सवाल का जवाब, बाकी सब सवाल में इग्नोर कर सकती हूँ, बट बच्चे 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 लोगों को पूछेगा तो हमको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं लिखता हूँ। और जितना मैंने लिखा हुआ है उससे ज्यादा चोरी मुझे मालूम है। हम्म। आसपास के लोग, हमारे जान पहचान की ज्यादा। कहानी और मालूम है, और लिखना मांग रहे हैं। अभी क्या है कि इतना काम है, क्योंकि हम्म किताब लिखना भी नहीं है ना मेरा। और मैंने जैसे बोला, मेरे पैशन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। हम्म इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का स्पेशलिटी क्या है, वो आज का सोसाइटी को बदलना मांग रहे हैं। हम्म पावर में जो रहता है उसको चैलेंज करना मांग रहे हैं, उसको एक्सपोज करना मांग रहे हैं। तो वो बड़ा जिम्मेवारी होता है, कभी कभार उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहता है। तो किताब, शायद आई विश आई कुड राइट हर महीने एक किताब, इंडिया के एक ताकतवर को पढ़ के उसका सच्चाई लिखो। बट एटलीस्ट अभी तो मैं 2 लिख चुका है। तो हम्म। और लिखेंगे, कोशिश करते रहेंगे। नहीं, बट आप जितना काम करेंगे आप उतना मतलब उतनी किताबें तो बाहर आएंगी, और ये देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो किताब पढ़ेगा उसको अपनी जिम्मेदारी पे बिल्कुल पता चलेगी। लेकिन ये किताब समय लिखते समय मुझे आपके मानसिकता के बारे में जानना है, क्योंकि अनुवाद करते समय मैं बहुत बार डिप्रेशन में गया था कि यार हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस डेमोक्रेसी के इसमें। और जैसे कि आप जाते हैं एकदम निचले तबके में जाते हैं, वहां पे गरीब लोग रहते हैं, उनसे आपको आपको नहीं कि कोई तो आया है हमको पूछने के लिए, तो उनकी उम्मीद बढ़ जाती है कि ये तो अभी मुझको कुछ कुछ देके जाएगा। तो हम तो उसको चाहते हुए भी कुछ मदद नहीं कर पाते। तो उस टाइम कैसे डील करते हैं आप? सर, जो पहले सवाल है
उसमें सच्चाई ये है कि मुझे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, मैं दवाई खाता हूँ। हम्म। दूसरा, कभी कभार जब ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है मैं 2 पैग एक्स्ट्रा पी लेती हूँ क्योंकि नींद नहीं आता, हाँ। गुस्सा आता है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आता है। सच्चाई है कि मैं पिछले 8-10 साल से ये जो प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ा है उसका साथ साथ हमारा हेल्थ को affect कर चुका है। जहां तक जो इसका बारे में जो है, गरीब जब कोई मिले उनका बारे में रिपोर्ट करने के गया, जहां तक मदद कर सकते मैं करता हूँ। ऐसे नहीं, मैं इतना नहीं सोचता कि मेरा पॉकेट में कितने रुपए है, हम्म। वो मेरा हैबिट है। बट बुरा लगता है क्योंकि सबको मदद नहीं कर पा रहा, हम्म। क्योंकि इतना गरीबी है, इतना प्रॉब्लम है, बच्चों का एडमिशन का प्रॉब्लम है, किसी को नीचे वाला, किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है आजकल व्हाट्सएप वगैरह में। अभी कल परसों ही लड़का आया मेरे पास पार्किंग वाला, उसको ब्लैकमेल करना कोशिश कर रहे हैं। किसी के बच्चे को तबीयत खराब है। तो इतना प्रॉब्लम्स है, बट जितना कर सकते करता हूँ। बट मुझे लगता है कि उन सबसे बड़ा जो सेवा जो मैं कर रहा हूँ, वो सेवा ये है कि मैं सच्चाई लिखता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई पब्लिक के सामने लेकर आता हूँ। और जब सच्चाई बाहर आता है, क्या होता है कि ना, उसमें से बहुत बड़ा फायदा गरीब को पड़ता है। हम्म। मैं बहुत साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में तो उन दिनों लीव ट्रैवल कंसेशन का काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वगैरह वो फर्जी टिकट्स देके पैसा क्लेम करता था। और मैंने उस एलटीसी स्कैम को एक्सपोज किया। तो उसके कुछ हफ्ते के बाद मैं उधर एक सीनियर, बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे मिला एक पार्टी में, बोला कि जोशी आपको मालूम है आपको वजह से हमारे गवर्नमेंट का कुछ 1,000 करोड़ रुपए इस साल बच जाएंगे। क्या बात। ठीक। तो वो 1,000 करोड़ रुपए जो बच जाएंगे वो पैसा कहाँ जाएंगे, उसमें से कुछ, जितना भी चोरी करो, कुछ तो पैसा हमारे कुछ गरीब तो का हाथ आएगा। में, है ना। तो बिल्कुल। जो हमने आदर्श हाउसिंग स्कैम का स्टोरी किया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरा मिलिट्री लैंड का ऑडिट ऑर्डर किया और लाखों एकड़ जमीन उसको वापस मिल गया जो कब्जे में थे इलीगली। तो हम्म। हर अच्छा जर्नलिज्म का इम्पैक्ट है कि उसका कुछ ना कुछ एक छोटा मूल्य, एक वेरी स्मॉल पार्ट, वो हमारे गरीब के पास जाता है, स्कूल के रूप में, कई हेल्थ सेंटर के रूप में, कभी खाने के रूप में, है ना, कभी अच्छे बिल्कुल। रूप में। तो वही उम्मीद से काम करते हैं सर, और कोई हमको रिवॉर्ड नहीं इसमें। बिल्कुल। लेकिन हम एक और एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप जब ये जो डिफेंस का रहता है, मतलब वेपन्स वेपन्स का जो मार्केट है वो इतना बड़ा है, तो शायद दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट वो उसी का ही रहेगा। तो उसके अगेंस्ट तो मतलब ये जो मिडल मैन का आना है, वो तो मतलब यही है, मतलब ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं, पूरे देश विश्व की समस्या है। तो उसको हम कैसे आउटकम कर सकते हैं, उसको कैसे स्किप कर सकते हैं? सर उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो 400-500 साल पहले जब नेशन स्टेट्स फॉर्म होना होना शुरू हो गया, जब क्या बोलते हैं इसको, प्रजा जो राजा लोगों का टाइम खत्म हो रहे थे, होने के बाद जब नेशन स्टेट बना, हमारा जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही टू प्रोटेक्ट बॉर्डर्स है। हम्म। यूरोप में शुरू इसीलिए हुआ नेशन स्टेट, उन लोगों ने स्टैंडिंग आर्मी बनाया, बोला कि हमारा जमीन कोई कब्जा नहीं करेगा। उससे पहले क्या होता, बॉम्बे तो शादी में गिफ्ट दे दिया था आपने किसी ब्रिटिश राज्य को ना, हम्म। तो वो बंद हो गया। तो उस जब जब से स्टेट होम नेशन स्टेट बन गया, उसके साथ एक सिक्योरिटी डिलेमा आ गया। क्या है कि हमको इंडिया को ताकतवर बनाना है, बट जब हम इंडिया को ताकतवर बनाएंगे, इंडिया के जो भी नेबर है वो सब इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, सब इनसिक्योर हो जाते हैं। तो वो हम्म। लोग भी अपना वेपन्स खरीदना शुरू होता है। तो जब वो चाइना का ताकत बढ़ता है और अमेरिका को लगता है कि हमको और वेपन खरीदे, तो ये जो सिक्योरिटी डिलेमा है, ये पूरे दुनिया को ऐसे पूरे बांधा हुआ है। इससे हमको मुक्ति नहीं है। इससे मुक्ति मुझे नहीं मालूम, मुझे, मैंने तो इसके बारे में काफी काफी बैठ के पहले सोचता था, क्योंकि मैं डिफेंस काफी एक्टिवली कवर करता था। और मैं ये भी सोचता कि क्या बेवकूफी है साला, है कितना करोड़ों रुपए, बट और वो उस पैसा हमारे बच्चों को देगा तो कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अच्छे बच्चे बन सकती है। बिल्कुल। बट ये दुनिया ऐसा है, ये पावर जब तक नेशन स्टेट रहेंगे, जब तक ह्यूमन बींग्स के अंदर पावर हंगर रहेंगे, जो ऊपर उठ के आएंगे ना इलेक्शन का थ्रू, राजा के रूप में कैसे भी हो, वो बंदा वेपन्स खरीदते रहेंगे, स्टैंडिंग आर्मीज को सैलरी देते रहेंगे, और हमारा दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो उसमें कोई
इसमें जो वो बटर और गन का डिबेट का चांस ही नहीं है मेरे ख्याल से। वो सब तो बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा रोमांटिक नाइव डिबेट है, ये कहीं जाने वाले नहीं है। हम्म। लेकिन जो वेपन का मार्केट है, अभी आपके फिस्ट ऑफ फॉल्चर में हम देखते हैं, ये वो जो डेलीगेट जाते हैं तो उनको एक इन्वॉल्व मिलता है, इन्वॉल्व में सब पैसे सब ऐसा मिलता है, तो बहुत हार्डली वो उसको इन्वॉल्व कर सकेंगे ना कोई तो अगर मिडल मैन कैसे उसको वेपन मार्केट में से मिडल मैन कैसे स्किप हो सकता है? सर वो मुश्किल है, क्योंकि जो है इंडिया जैसे देश में टॉप लेवल डिसीजन लेने के लिए बहुत करप्शन चाहिए। लोगों को करप्शन पैसा देना ही पड़ेगा आपको, तो वो कौन हैंडल करेगा? हम्म। फ्रांस और अमेरिका और जर्मनी के कंपनीज इंडिया में नहीं हैंडल कर पाए, करेगा तो उधर फंस जाएगा। जैसे अमेरिका में एक लॉ है, एफसीपीए, फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, वाटरगेट के पास आया था। उसके बाद रिफॉर्म्स में एक लॉ था एफसीपीए। एफसीपीए में क्या है रूल, दुनिया में कहीं भी जाके कोई गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंटल एम्प्लॉय को और कंपनी को, अमेरिकन अमेरिकन कंपनी और अमेरिकन इंडिविजुअल ब्राइब देगा तो उनको अमेरिका में क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। हम्म। जैसे इंडिया में हमारा दूरदर्शन का कोई एम्प्लॉय को कोई अमेरिकन ब्राइब देगा तो उसको अमेरिका में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो सिमिलर लॉस यूरोप वगैरह में भी है, तो वो लोग सीधा ब्राइब नहीं कर सकते। हम्म। तो फिर कौन कर सकती है? ये मिडिलमैन कर सकती है। वो जो मिडिलमैन है, वो मिडिलमैन जो है, वो मिडिलमैन चाहिए चाहिए, है ना? वो लोग क्या करता है, वो सबको, ब्यूरोक्रेट को भी, मिलिट्री ऑफिसर को, पॉलिटिशियन को, जो भी है सबको अपन अपने तरीके से बांटते हैं। वो सबसे बड़ा कारण है। वो मिडिलमैन नहीं है तो हमारा देश में बड़ा बड़ा डिफेंस डील्स का डिसीजन होगा नहीं। हम्म। क्योंकि ये पैसा जो है ना, घूस जो मिलता है, वो देता है ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन को हिम्मत डिसीजन हम्म। लेने की। हम अलग अलग, हमको हिम्मत अलग अलग कारण से आता है। हम्म। करप्ट लोगों को हिम्मत आता है ब्राइब से, हम्म। कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल गया, साले दे के लेंगे। जेल जाना तो बाद में ना, अभी तो 10 लाख 10 करोड़ का मैं घर खरीदूंगा। तो वो बड़ा, आई मीन, इट माइट बी इमोरल बट सच्चाई है, ये प्रैक्टिकली यही है कि बिना मिडिलमैन का इंडिया जैसे देश में बड़ा डिफेंसिव हो नहीं सकती है। आजकल का मैं बताऊंगा कहानी। आजकल एक बहुत बड़ा रूमर चल रहा है, हम्म। एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती का बेटा के बारे में। वो दुबई वगैरह में बहुत उसका इन्वेस्टमेंट और उसका शॉपिंग का और उसका परचेसेस का काफी रूमर चल रहा है। तो उस पर ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका एक बड़ा डील में वो भी इन्वॉल्व था, डिफेंस डील में। तो वैसे हम आता है, मतलब आएंगे, इसका भी सच्चाई कभी ना कभी बाहर आएंगे। तो ये जो है, इसमें मिडिलमैन का बिना आप काम नहीं कर सकते। फिस्ट ऑफ कल्चर में जो हमने लिए थे केसेस, उसमें से कई लोगों को अभी पिछले महीने में अभी वो आ रहे हैं, मतलब उनको कायदे के चपेट में वो आ रहे हैं। तो उस टाइम आपको कैसे लगता है कि थोड़ा खुद की पीठ से थपथपाते हो, या कैसे लगता है? नहीं सर, मैं हम तो ऐसे आदमी नहीं होते। मैं तो, हम तो काम कर दिए, भूल के चले जाते। यहाँ परसों नरेश गोयल को अरेस्ट किया था 3-4 दिन पहले, उसको कोर्ट में। हम्म। जब वो देखा, मुझे गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि साले को तो, इसको तो भाई 15 साल पहले, 20 साल पहले होना पहले चाहिए। चाहिए था, हम्म। है ना? और हम्म। हमारे ऊपर उसने आप देखो ना, हमारे सिस्टम को देखो। एक आदमी जिसका ऊपर आपका स्टेट का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे एक क्रिमिनल है, एक्टिविटीज किया हुआ है, अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है, वो मेरा ऊपर सिविल डिफॉर्मेशन केस ठोका हुआ है। हम्म। उसको ऊपर ना कोर्ट को ना, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। हम्म। तो और जिस दिन उसका मन किया वो वापस आके कोर्ट को बोले कि शुरू करो भाई ट्रायल, है? हम बैठा हो बेवकूफ गधा जैसे। तो गुस्सा आता है कि क्योंकि वो बंदा ने पूरा सिस्टम को प्ले किया पिछले 30 साल ना। हम्म। हाँ ठीक है, उसने एक अच्छा एयरलाइन बनाया था, हम भी कभी कभी उसमें ट्रैवल किया है। बट बट यही है कि भाई साहब, ये सिस्टम क्या कर रहे थे आप लोग? इतना खुलेआम एविडेंस पड़ा था। तो उसका मतलब है कि हमारा ब्यूरोक्रेट, हमारा पुलिस ऑफिसर, हमारा इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्वेर करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अलेजेंस बोल के जो सर्विस में आता है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। वो काम कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए। जो गवर्नमेंट बैठा है उसका सेवा कर रहे हैं, सच्चाई के नहीं, डेमोक्रेसी के नहीं, रिपब्लिक के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं। तो मुझे गुस्सा आता है उसका भी। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस, इनको भी रिफॉर्म होना चाहिए। आजकल देख नहीं रहे पिछले कुछ सालों से, ये जो एजेंसीज का लोग जो घूम रहे मीडिया हाउस में, ओपोजिशन का पास। अरे भाई, तुम्हारा जो पावर में जो बैठा है उसका सबसे बड़ा चोर लोग उसके आसपास घूम रहे, अब उसको क्यों नहीं हम्म। टच करेगी? तो जब ये
नरेश गोयल का सागा आप देखेगा तो उसमें ये पता चल जाती है कि हमारा जो है, हमारा स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन, जो सीबीआई हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टर हो, इंटेलिजेंस, वो अपना काम नहीं कर रहे। आज से नहीं, बहुत सालों से नहीं कर रहे। इनको सुधारना बहुत जरूरी है। नहीं तो पुलिस वाला आप और हमको कोई टॉर्चर सेल में डाल के पीटेंगे। हमारे लोग जो है बीमे कोरेगा वो केस के नाम पर जेल में पड़े रहेंगे, और रास्ते में जाने वाले बंदे को भी वो शूटिंग करेंगे। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं है हमारा। जो मेरा दूसरा किताब है साइलेंट गो में उसी के बारे में बोलता हूँ। हमारा जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और इन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने का बहुत अर्जेंसी है, नहीं तो डेमोक्रेसी बिछेगा नहीं। क्रिस्टोफर कल्चर में ऐसे आप जब वार्तालाप करते हैं अधिकारियों से, तो कुछ अधिकारी रिटायर होने के बाद वो थोड़े सच्चे बन जाते हैं, मतलब नहीं क्या, वो कन्फेस करते हैं, करने के मूड में आते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हो? ये मगरमच्छ के आंसू है या सोच चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा हो जाता है वो? आफ्टर रिटायरमेंट वो सच्चे बन जाते हैं। सर दो तीन चीजें, एक तो मैं तो जो भी लोग है, इवन नरेश गोल के बारे में इफ यू नोटिस आई राइट विद सिंपथी, क्योंकि वो वैसे हो गया क्योंकि सिस्टम ने उसको बनाया। तो हम्म, काफी मेरा क्या है कि इवन करप्ट लोगों के साथ मेरा जो एक सिंपथी रहता है कि साला मैं बुरा लगता है कि साला क्यों करप्ट हो गया यार। बीमार है। हाँ, तो काफी लोग रिटायर होने के बाद, आपने सही बोला, काफी लोग जो ना रिटायर होने के बाद अपना जो है हीरोपन दिखाता है, आके बोलता है जोशी यार पता है मैंने उस किया था, ये किया था, और मुझे मालूम है जब सर्विस में आप क्या कर रहे थे, राइट। हम्म, सिंपथी लगता है। और शायद तो मैं सोचता भी नहीं मैं किसी को ना, मतलब अपने फैमिली को छोड़ के और दोस्तों को छोड़ के मैं किसी को ज्यादा भाव नहीं देता मेरे लाइफ में, क्योंकि ये लोग ना आते जाने वाले लोग हैं। हम्म, हमको हमको धमकी देने वाला भी और हमारा खिलाफ केस करने वाला भी और हमारे सामने हीरो बनने वाला भी, ये सब जाते रहेंगे। इधर एक ही चीज बचेंगे, इंडिया बचेगी, इंडिया हम्म। के इंस्टीट्यूशन बचेंगे, उसको ठीक करना है ना, वही हमारा एजेंडा है, और किसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जो आपने वो बताया कि डर के बारे में, तो आपको फैमिली आपको कैसे कॉप अप करती है इस चीज में? क्योंकि आपको तो बहुत थ्रेट्स आते होंगे, शायद उनको भी आते होंगे फैमिली मेंबर्स को। सर मैं उल्टा बोलता हूँ, मैं बोलता है कि दिल्ली में ना सड़क हम्म, में हर रोज 4-5 पेडेस्ट्रियन का एक्सीडेंट में मर जाते हैं लोग, रोड हम्म, एक्सीडेंट। और इंडिया में साल में 5 जर्नलिस्ट मुश्किल से मरता है। तो कौन सी मुश्किल काम है? दिल्ली में सड़क में जाना मुश्किल है, जर्नलिज्म करना मुश्किल है ना? ठीक है, आप मैथमेटिक्स सीखा होगा तो बोलेंगे कि कितना बेवकूफी का बात कर रहे हम्म, हैं। वो छोड़िए, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादातर पत्रकार इंडिया में ना, बहुत पत्रकार हम्म, अपने आप को हीरो समझता है कि कोई फिल्म में बैठा है, वो ऐसे बात करता है। अभी जैसे लोग मिलते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी की वजह से जर्नलिस्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं पूछता है कि भाई आपने आखिर में कौन सी स्टोरी किया था? हम्म, आप नरेंद्र मोदी, ठीक है नरेंद्र मोदी फ्री मीडिया का खिलाफ है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, हम्म, बट आप मोदी को क्यों गाली दे रहे? तुम खुद काम करना पड़ रहा है अपने जाके। हम्म, आप स्टोरी लेकर आओ, फिर एडिटर को बोले कि भाई पब्लिश कर। एडिटर नहीं करेगा तो बोले कि सर आप मोदी से डरता है। आप मोदी को वैसे क्यों गाली दे रहे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है अ, अपने आप को ना वो सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस के साथ काम करेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, और आप डर जाएंगे, क्योंकि आप अपना स्टोरी बोलते 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 ये आपके आगे पीछे आप अपना ही गोस्टों को बनाते हम्म, रहेंगे, और आप उस चाल में फंस जाएंगे। तो मैं ज्यादा अपना थ्रेट के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। और जो मुझे ब्राइब ऑफर आ गया, जो भी इंटरेस्टिंग ड्रामा होता है वो मैं लिखता हूँ कभी कभार किताबों में, मेरा कुछ इंसिडेंट्स आपने नोटिस किया होगा। उसके अलावा मैं ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि वो बोलना मुझे गलत समझ लगता है, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगला बड़ा स्टोरी निकालना है। हम्म, इस स्टोरी का कहानी सुनना नहीं, स्टोरी हो गया, स्टोरी की इम्पैक्ट हो रहे हैं, नरेश गोयल जेल जा रहे हैं, कोई ना कोई कुछ तो हो रहे हैं ना। तो हमारा अगले स्टोरी करना है तो आपको पिछला स्टोरी भूलना पड़ेगा, और हम्म, पिछला स्टोरी करने का जो टेंशन है, आपने जो पूछा थ्रेट है, वो सब भूलना पड़ेगा यार, आगे जाना पड़ेगा। और मेरा ये भी मानना है कि मैं तो बोलते रहता हूँ कि यार इधर के इंडिया में ना अमीर लोगों का एक प्रॉब्लम है, हम जैसे लोगों को ना कुत्ता भी काटेगा ना उसको गाली पड़ेंगी, हम्म, वो भी है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए हम ये सब कहानी सुना के हम खुश रहता है, टेंशन नहीं लेता है। बट सच्चाई है कि नितिन भाई देश में जर्नलिज्म का बड़ा बुरा हाल है, काफी जर्नलिस्ट डरा हुए, और डर के मारे कुछ जर्नलिस्ट जो है कम्युनल बन गया। वो कम्युनल नहीं है, मेरा काफी दोस्त लोग हैं उसमें, वो बड़े हाँ, अच्छे लोग थे, वो डर हाँ, के मारे कम्युनल बन गया है। बिल्कुल।
कुछ लोग जो है पैसा वैसा मिलने की वजह से वो भी कम्युनल बन गया। और बाकी जो लोग मैंने बोला वो अपने आप को पीट के बोल रहे कि मोदी जी हमको जर्नलिज्म करने नहीं दे रहे। तो हम्म। जर्नलिज्म बहुत बुरे हाल में है। और इस हालत में हमको अपना कहानी सुनाने का टाइम नहीं है, हमको इस देश का कहानी सुनाने का टाइम है। इस देश का पावर को इंट्रोगेट करने का टाइम है, और उसको एक्सपोज करने का, वेदर इट इज कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पावर। और उसके लिए जितना भी काम है वही करते रहेंगे, बाकी सब बाद में हम कभी बैठ के बात करेंगे कि हम बिल्कुल कैसे डर के हमने हैंडल किया। बिल्कुल। आपने जो क्रिस्टोफर में हमने देखा कि आप बहुत ही तटस्थ होकर लिखते हैं, अनबायस होकर लिखते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो जाता है? अपनी आइडियोलॉजी रहेगी कुछ तो उसको, मतलब प्रोफेशन ऑफ आइडियोलॉजी, उसको आप कैसे करते हैं? सर मेरा बड़ा सिंपल आइडियोलॉजी है। काफी लोग बोलते हैं कि कम्युनिस्ट है, उनको गधों को नहीं मालूम है मैं बड़ा प्रो मार्केट आदमी हूँ। मैं कोई इसमें आप कम्युनिज्म कुछ नहीं है इसमें, एक्चुअली कुछ आई एम नहीं इन है। गुड मार्केट है ना। तो मेरा सिंपल फिलोसफी है सर, मैंने जो पहले भी बोला आपको कि जब तक हर बच्चे को अपना सपना देखने का मौका देना चाहिए, और हर बंदे को बिना डर सोने का मौका चाहिए, ये हमारा आइडियोलॉजी। इसके आगे कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो जब ये आइडियोलॉजी है इसमें, और जर्नलिज्म ऐसे प्रोफेशन जहाँ फैक्ट्स सैक्रोसैंक्ट है, इसमें ज्यादा अंदर नहीं है। और मैं जब कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ, मेरा उंगलियों से जो आता है फैक्ट्स आना चाहिए, और मेरा गुस्सा भी आना चाहिए, टीयर भी आना चाहिए, मेरा आंसू भी आना चाहिए, बट वो सब फैक्ट्स का बेसिस में होना चाहिए। मेरा इमेजिनेशन नहीं हो सकती। हम्म। तो मैं उसमें ज्यादा, जब जब फैक्ट्स बदलते हैं मेरे ओपिनियन बदलता हूँ। तो सिंपल सी चीज इसमें ज्यादा, जो लोग काफी चीज ऐसी चीजों में काफी कॉम्प्लिकेट कर देती है, हम्म। क्योंकि वो खुद कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ नहीं पा रहे, हम्म। कैसे कवर अप करेंगे, वो कॉम्प्लिकेट आपको कर देते हैं। इसमें सिंपल बात है यार। ये जो मैंने 2 लाइन का जो फिलोसफी बोला, उसमें कोई शख्स है बीजेपी में ना कांग्रेस में जो मेरे से बोलेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे, है ना। बिल्कुल। ना चर्च में है, ना मुल्ला के पास है, ना मंदिर में कोई बोलेंगे ये दोनों गलत बात है। बिल्कुल। तो ये हमारे फिलोसफी है। इस फिलोसफी के खिलाफ कोई है तो उनसे हम चर्चा करने के लिए, बात करने लिए तैयार बैठेंगे। तो आप अपने वैल्यूज के ऊपर कायम है, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं सर। आपको ऐसे कभी लगा कि मुझे खुद को भी कभी क्वेश्चन में आ गए आप? खुद के ही क्वेश्चन में आप खुद आ गए? सर होता है सर, ऐसे नहीं है कि हम पूरा परफेक्ट है, हम कोई महात्मा गांधी भी नहीं है। मदर तेरेसा नहीं है, जीसस क्राइस्ट नहीं, बुद्धा भी नहीं। कभी कभार क्या होता है ना सर, स्पेशली जो डेली जर्नलिज्म है, अभी आजकल मैं कम करता हूँ। क्या होता था कि आपके पास टाइम प्रेशर है, हम्म। और आप क्या है कि आप रिपोर्टर जो स्टोरी ब्रेकिंग करने वाले बंदा है, आपको वो जो ईगो में घूम रहे हैं, आज अगले स्टोरी अगले स्टोरी। तो जिसे एक बार क्या हुआ था कि मैंने एक स्टोरी किया था एक आर्मी वाला, अबाउट एक आर्मी का एक ऑफिसर था, उनका वाइफ ने किसी सीनियर ऑफिसर के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन फाइल किया था। मैंने स्टोरी किया था, और उसमें मैंने किसी सीनियर आर्मी ऑफिसर ने बोला, रेज किया था कि वुमन का क्लेम के ऊपर डाउट, बोले यार पता नहीं कितना सच्चाई वो औरत बोल रहे। तो मैंने आके मेरा आर्टिकल में एक लाइन ऐसे डाल दिया, आर्मी सोर्सेस, आर्मी का एक सोर्स ने ये भी बोला। नेक्स्ट सुबह मुझे इस औरत को एक फोन आया, एक लेडी का, हेलो जोसेफ, मैं सोहन से बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको भी बच्चा है ना। मैंने बोला मेरा भी बच्चा है, मेरा बिटिया एक किताब पढ़े, ये आपका आर्टिकल उसमें पढ़ेगा तो उनका माँ का बारे में वो क्या सोचेंगे, आपने कभी सोचा? मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन मैं खाना नहीं खा पाया। मैं ऐसे बैठा, मैंने सोचा बिल्कुल सही पूछा ना औरत ने। हम्म। कंप्लेंट उसने डाला, और शायद जो आर्मी के जनरल जिसने मैंने बात किया था वो साला उसका अपना एजेंडा होगा, उसका भाई साहब का। बट मैं फंस गया ना। बिल्कुल। तो ये जो गलतियां होता है, बट गलती मानना है और हम्म। करेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम जो जर्नलिस्ट है, हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट ड्राफ्ट हम ही बना रहे हैं यार, है ना। तो कल जो है, जैसे आजकल का जो पत्रकार जो ड्राफ्ट बना रहे हो, जो रेडियो रवांडा जैसे इधर बैठ के बकवास कर रहे हो, ये भी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करेंगे। हम्म। तो हम जो कर रहे हैं हमारा भी, तो हमको वो बहुत जरूरी है कि अपने आप को कोई भगवान नहीं माने, और गलती हो गई तो उसी टाइम माफी मांग के जो करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद वो केस को मैंने टच ही नहीं किया, मैंने बोला इस केस का सच्चाई मैं सोर्सेस को ऊपर नहीं करूंगा। हम्म। शायद मैं और आगे करना चाहिए था, बट मेरे पास, मैं हेल्पलेस था, क्योंकि न्यूज़पेपर सिस्टम में मैं नेक्स्ट डे अपॉलजी नहीं लिख सकते कि डियर मैडम, गलती, यू नो हाउ इट इज। बट वैसे बहुत बार हो चुका है, मतलब बहुत बार नहीं, मतलब काफी बार हो चुका है
कि जहां आपको गलती हो गई, बट ये कि काफी पत्रकार का प्रवण है कि वो जो एक चीज गलती करे तो उसके ऊपर अटके रहता है कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बोलता कि यार नहीं यार, गलती की तो मान लो, माफी मांगो, अपोलॉजी करना तो करो, वही करना चाहिए। और उसके वजह से शायद मैं कम गलतियां करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा केयरफुल हूँ जब मैं बात करता हूँ। पहले हम बात करता हूँ, क्योंकि मैं जो बात करता है वो फैक्ट के ऊपर ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ बैठ के, काफी टाइम लगाता हूँ। मेरा किताब आपने देखा होगा जो हमारे इसमें 15,000 के करीब डॉक्यूमेंट्स मैंने यूज किया इसके लिए। 15,000। और तो ये जो जर्नी था क्रिस्टोफर का, तो बहुत सालों का ये जर्नी रहा होगा, तो उसमें सबसे टचिंग मोमेंट क्या आपको बहुत सुकून मिला उस दिन, ऐसा कोई मोमेंट? सर बहुत मोमेंट्स है, बट जैसे मैं कभी बैठ के सोचे, मैं एक दिन एक आयन और एक बहुत बड़ा कोल माइन का सामने खड़ा था। वो कोल माइन ऐसे बढ़ रहा था, और एक साथ एक घर था। तो उधर बच्चे मेरे से आके मैं बात कर रहा था। मेरे ख्याल से उनका नाम आजाद था। तो मैंने पूछा बेटा आपका घर इधर क्रिकेट खेल रहे थे ये इसको माइन के साथ? बोले नहीं भैया, वो 6-8 महीने में हमारा घर तो चले जाएंगे, हम पीछे और चले जाएंगे। तो माइन ऐसे बढ़ रहे हैं, घर पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उस मोमेंट में मुझे लगा कि यार हमारा एक किसका डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं? हमारे शहरों की डेवलपमेंट, आप और मेरा बिजली का, या उस गरीब का? तो वैसे बहुत मोमेंट्स आते हैं। मैं एक दिन रायपुर में था, उधर मैं वो वेदांता का, वेदांता ने एक हॉस्पिटल बनाया था, वो हॉस्पिटल पर के लिए गए थे। तो उधर जो गार्ड खड़ा था मुझे पूछ रहे कि सर सुना है कि हमारा बड़ा मालिक जो है अपना पूरा कीम पैसा बांट रहे लोगों को, मुझे कुछ मिल जाएंगे? मैंने बोला भाई तू गलत सुना। नहीं सर, मैंने अखबार में पढ़ा। तो वैसे बहुत टाइम आता है जब आपको गुस्सा भी आता है, हेल्पलेस भी फील होता है। तो किताब का, इस किताब का और अगले किताब का जर्नी में ना होते बहुत है, क्योंकि आपने देखा ना, मैं स्टोरी ढूंढता, मैं ह्यूमन बींग्स को ढूंढता। आपको अच्छा कहानी सुनाना है तो पहले आपको कैरेक्टर्स को खड़ा करना पड़ेगा, उसके पीछे फैक्ट्स को रखना पड़ेगा। काफी राइटर का बिल्कुल। प्रॉब्लम आप देखेगा तो उल्टा है, वो फैक्ट्स आगे रखते थे, आदमी क्यों भूल जाती है। तो हम किताब नहीं पढ़ते, किताब सब खरीदता है, आधा किताब कर मेरे मेरे ख्याल से मेरे घर पे जो किताब पढ़ा है, किताबों में 50% मैंने पढ़ा नहीं होगा, सच्चाई बोल रहा हूँ। क्योंकि खोलता हूँ 3-4 पेज पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि साला क्या क्या बोलते हैं, बकचोदी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन आंकड़े ये सब इसमें। साले। वो फायरिंग कर रहे हैं। तो हम इसीलिए, क्योंकि हम कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं, काफी ऐसे मोमेंट्स देखना पड़ता है। वो आप उसमें से आपको यू कैंट एस्केप फ्रॉम इट। वो बिना कैरेक्टर का आप स्टोरी नहीं बता पाएंगे, और उस बिल्कुल। कैरेक्टर के साथ बैठ के रोने के बिना रोए वो बंदा पूरा कहानी आपको सुनाएगा भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो जिंदा दिली है, मतलब जो जिसको हम मराठी में प्रवाही बोलते हैं, आपने जो लिखा है ना, उसमें सब में जान है, सब लिखा है राइटिंग में जान है, इसलिए हमने वो इसमें शायद मराठी में इसीलिए वो आई है। और बहुत सारी लैंग्वेज में गई होगी, तो ऐसे रीजनल लैंग्वेज में आपकी किताब आती है तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। क्या कि मेरा ये थियरी मानना है कि हम जो अंग्रेजी में बहुत किताब लिखने से कोई फायदा नहीं। ये इंडिया जो है, ये देश रहता है हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में, गुरुमुखी में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, मलयालम में रहता है। उधर हमारा अच्छा लोग रहता है, हमारा दिल रहता है, हमारा देश रहता है, और अच्छा रीडर भी उधर रहता है। ये वो पढ़ता है ना, मैं केरला जैसे मलयालम में मेरे दोनों किताब आ चुका है। आपको विश्वास नहीं होगा मुझे क्या क्या फोटोस आता है। कोई क्या बात सब्जी वाला मेरे फोटो के साथ सेल्फी भेज रहे। और एक दिन एक बंदा मेरा नंबर कहीं से ढूंढ के निकाला, वो रोड साइड से फोन कर, हेलो जोसेफ साहब, हाँ जोशी साहब, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ऑटो चला रहा हूँ सर, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, मैं उस है! खुशी से आपसे बात करना मांग रहा था। तो फिर हमारा रीजन लैंग्वेजेस में जो है, काफी रीडरशिप का मराठी में, काफी हिस्ट्री है, वैरायटी है, और अच्छा इंटेलेक्चुअल है। वो शायद अंग्रेजी नहीं बोलते अभी। आज का मैं आज 2 घंटे पहले प्रोफेसर सी आर रोमनकुट्टन, मलयालम का एक राइटर है, उनका डेथ हो गया अभी 2 घंटे पहले। उनका किताब का इंट्रो जब रीपब्लिशिंग के टाइम इंट्रो मैंने लिखा था अभी रिसेंटली, 2 हफ्ते पहले हमने किताब भी पब्लिश किया था उनका। उनका लास्ट फंक्शन था, मैं भी था। तो वो किताब 1977 में इमरजेंसी के बारे में उसने लिखा था। जर्नलिस्टिक नॉन फिक्शन बुक है वो, जो न्यू जर्नलिज्म वगैरह जो अमेरिकन बोलते रहते हैं ना, उस स्टाइल में बंदे ने 1977 में 3 एक्ट स्ट्रक्चर में राजन, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट राजन का डिसअपियरेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो हमारे हर भाषा में ऐसे हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज और जर्नलिज्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई रीजन लैंग्वेज में हमारा किताब आए,
और लोग पढ़े और मिलके बोले कि साहब पढ़ के कुछ समझ में आ गया, कुछ नया चीज मुझे समझ में आया। क्या अच्छा बात लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंग्रेजी में मुझे, मैं ये सब जाता, मैं बहुत कम जाता हूँ इधर, ये जो ये आईआईसी और हैबिटेशन वगैरह में जो बुक रिलीज हो रहे थे, मुझे उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। मैं पहले किताब ठीक रिलीज किया था, दूसरा किताब का हमने दिल्ली में रिलीज ही नहीं किया मेरे ख्याल से। है। अच्छा। मुझे वो सब में ज्यादा मजा, मुझे मजा आता है जैसे आप पूछ रहे हैं ना, आप बात करते हैं, हम पूरे, क्योंकि उधर रहता है इंडिया, तो अंग्रेजी। इंडिया में से भी जो यूथ है उसको आपने टारगेट किया, मतलब ये पुस्तक डेडिकेटली आपने अपने बच्ची और उसकी पीढ़ी जनरेशन को किया है। तो आपको ये जनरेशन अवेयर लगती है पहले से, या मतलब हमारी जो जनरेशन थी वो तो ऐसे बोलते कि वो अपने आप में खोई हुई जनरेशन थी, तो जो देश का नुकसान हुआ है वो हमने किया है। तो अगली जनरेशन को आप कैसे देखते हो? यार इसमें दिन भाई दे रहा है, दो तीन चीज है। एक तो क्या है कि जैसे मेरे बेटी है सुप्रिया, जो जब मैं किताब लिखा था उनका उम्र मेरे ख्याल से 23, सॉरी 13 था, 13 था। हाँ। अभी वो 20 साल की लड़की है, कॉलेज में जा रहा है। वो सुप्रिया जैसे बच्चे जो है बड़ा स्मार्ट है। मुझे उसका उम्र में उसका आधा चीज भी नहीं मालूम था। और मैं क्यूसिंग में था, क्यूस क्लब में था, मैं बड़ा क्यूसर था। मेरे बेटी को जितना मालूम है मुझे तो कुछ बच्चे बहुत एडवांस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज और अवेयरनेस में हमसे, उस उम्र में। बट एक चीज क्या हो रहा है कि जो हमारा जनरेशन का एक अच्छा चीज था, हम लास्ट जनरेशन था जो किताब बुक रीडिंग से हमारा फाउंडेशन बना था, क्योंकि हम्म। हमारे पास और कोई मौका नहीं था, हम्म। टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो वो जो बुक रीडिंग का जो फाउंडेशन था, वो इस जनरेशन में बहुत कम है। हम्म। तो इस जनरेशन में मैं इधर उधर लेक्चर भी करता हूँ, कॉलेजेस में जाता रहता हूँ कभी कभार। मैं देख रहा हूँ दो तरीके के बच्चे आ रहे हैं। एक जो माइनॉरिटी है, बहुत वेल रेड, वेरी स्मार्ट, वेरी कॉन्शियस, हमसे बहुत आगे। दूसरे लार्ज नंबर आ रहे हैं जिसको बहुत नैरो फाउंडेशन है, जिसका इंटेलेक्चुअली बड़ा लो है, स्मार्ट होगा बट पब्लिक अवेयरनेस कम है, पॉलिटिकली वेरी वेरी हम्म। नैरो है, वेरी शैलो है। ये जो है उनका पेरेंट्स का गलत है, क्योंकि उनका पेरेंट्स आप और हमारा जनरेशन का है, हम्म। जो इंडिया का पहले जनरेशन जिसने पैसा कमाना शुरू किया, वेकेशन लेना शुरू किया, गाड़ी लेना शुरू किया। यस। हमारा माँ बाप के पास पैसा वो सब नहीं था, तो हम ही ने हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो वो लगता है, बट ऑल सेड एंड डन, आई थिंक मुझे बड़ी उम्मीद है इस अगले जनरेशन से, बच्चों से, क्योंकि इंडिया का मीडियन एज कितना, 27 ईयर्स है। आधा जनरेशन, आधा पॉपुलेशन 27 के यंग है। वो इस देश को वापस लेकर आएंगे, हमारे डेमोक्रेसी को बचाएंगे, हमारे देश को आगे ले जाएंगे, और इसका जो सही जो इमेज और सही स्थान है इस दुनिया में, एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सोशल एक्सपेरिमेंट, कि इतना डाइवर्स लोग एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे शांति से प्यार से रहने वाला, वो उन्हीं बच्चे बनाएंगे। हम हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी लड़ाई आखिर तक जाएंगे बट वो लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी। बिल्कुल हम इसी उम्मीद के साथ आगे जाएंगे, और अपना जो देश है उसको कैसे बेहतर बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट जनरेशन से अच्छा वार्तालाप करेंगे, उनको हमने जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो उनको बताएंगे कि हमने जो गलती की है वो आप मत कीजिए। आपने यहाँ पे हमें आके बहुत समय दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी। हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू जिंदाबाद। सर, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू, थैंक यू।